Hey, hello everyone. Welcome to all of you. I hope you are doing well. So जैसा कि हम जो 12th का चैप्टर था, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो पढ़ रहे थे और इसके अंदर हमने क्या देख लिया था, रेजिस्टेंस देख लिया था और टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा था और रेजिस्टेंस में क्या चेंज आ रहा था वो भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है ओम्स लॉ से। ठीक है, तो आज जो हमें पढ़ना है वो क्या है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब ये लिमिटेशंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। अब एक्चुअल में हुआ क्या, जो आपके कंडक्टर्स थे उनके पास में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। मगर कुछ यह देखा गया कि सर्टेन कंडीशन के ऊपर भी वो कुछ जो कंडक्टर्स थे वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे और कुछ जो है ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे थे। तो यहां से जो निकल कर आया लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तब हुआ क्या था कि जो बहुत सारे कंडक्टर्स थे आपके, उसमें से कुछ तो रूल्स को फॉलो कर रहे थे ओम्स के, बट कुछ नहीं फॉलो कर रहे थे। तो इसके बेसिस के ऊपर क्या किया गया, जो कंडक्टर फॉलो कर रहे थे उनको अलग कैटेगरी में रखा गया और जो नहीं कर रहे थे उनको अलग कैटेगरी में रखा गया और इसके बेसिस पे उनको सेपरेट किया गया उनके दो नाम से। एक होगा आपका ओमिक कंडक्टर, ठीक है दोस्तों, और एक और होगा आपका नॉन ओमिक कंडक्टर। ये दो तरीके से आपके कंडक्टर को क्या किया गया, सेपरेट किया गया। एक था आपका ओमिक कंडक्टर, सेकंड वन इज नॉन ओमिक कंडक्टर। अब ये ओमिक कंडक्टर क्या होता है, अब जो कंडक्टर आपका ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर, यानी दैट फॉलोज ओम्स लॉ, यानी कि क्या करते थे, ओम्स लॉ को फॉलो करते थे। क्लियर है दोस्तों? ये जो कंडक्टर थे जो ओम्स लॉ को फॉलो करते थे, जब इनका ग्राफ ड्रॉ गया, ग्राफ को जब हमने ड्रॉ करा काई में वोल्टेज और करंट में, तब ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता था, समथिंग लाइक दैट। क्लियर है? और इसको आप रेजिस्टेंस कहते थे नॉर्मली वे में। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वो होते हैं आपके नॉन ओमिक कंडक्टर, दैट does not follow Ohm's law। ये है दोस्तों। अब ऐसे कौन से कंडक्टर है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो सबसे पहला एग्जांपल रहते हैं अपन किसका, आपके मेटल का। क्लियर है दोस्तों? जो मेटल होता है आपका, अगर आप उसमें से स्मॉल करंट को पास करवाते हो तब वो आपके ओम्स लॉ को फॉलो करेगा विदाउट एनी हेजिटेशन। मगर जैसे ही आपने उसमें से बहुत सारा करंट फ्लो करवाया, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और बहुत सारे रैंडम केसेस हो रहे हैं, तब वो आपका ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तब वही मेटल क्या कहलाएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर। क्लियर है दोस्तों? जब मेटल में से स्लो करंट जा रहा है, यानी स्मॉल अमाउंट का करंट अगर मैं फ्लो करवा रहा हूं, तब वो ओम्स लॉ को अच्छे से फॉलो करता है। मगर जैसे ही मैंने फ्लो को बढ़ा दिया और करंट की वैल्यू को बढ़ा दिया उसके अंदर, तब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तब हम उसी मेटल को क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। क्लियर है दोस्तों? ये अलग अलग रीजंस की वजह से अलग अलग इसका कुछ बिहेवियर देखने को मिला। फॉर एग्जांपल, जैसे कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हुआ तो हो सकता है करंट की वैल्यू जो रहती है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होने लगी, और करंट अगर ज्यादा है तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो करंट के अकॉर्डिंग चेंज होने लगा। तो ऐसे बहुत सारे फिनोमिना प्रैक्टिकली रूप में देखने को मिले। यदि हम इसकी ग्राफ की अगर बात करता हूं, अगर यहां हम बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि कुछ करंट की वैल्यू पहले हो सकती है और वोल्टेज आपको इस टाइप से कुछ चेंज मिल रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो ये इस टाइप से आपको कुछ ना कुछ ग्राफ देखने को मिले होंगे। फिर इसका जो ग्राफ रहता है, जरूरी नहीं कि आप इसी वे में बनाओ, इसका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तो स्ट्रेट लाइन फॉलो किया और ये ऐसे कुछ मुड़ गया। यानी कि जो ग्राफ था ये एक्सपेरिमेंटली अलग अलग रूप से अलग अलग डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हमको मिले। यानी कि जो नॉन ओमिक जो कंडक्टर रहते हैं उनका जो बिहेवियर रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है। क्लियर है दोस्तों? यहां आपको क्लियर हुआ है? यानी कि जो यहां से हमारी एक चीज प्रूव होती है कि जो आपका ओम्स लॉ है वो एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यानी कि वो कुछ ही जो सब्सटेंस है आपके उन्हीं के लिए वैलिड रहता है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ आपको लिमिटेशंस पता चली होगी ओम्स लॉ की। यानी कि दो टाइप के हमारे कंडक्टर रहते हैं, एक होता है ओमिक कंडक्टर, एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो होते हैं ओमिक कंडक्टर, जो नहीं फॉलो करते वो होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो आप इतना सा नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा स्मॉल और बेसिक टॉपिक है। सुपर कंडक्टिविटी, ये बात है सन 1911 की।
एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कैमरिन। उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो मरकरी है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो सडनली जीरो हो गई एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर। और जो मरकरी था जैसे ही उसका रेजिस्टेंस जीरो हुआ तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि वो बिहेव करने लगा एक सुपर कंडक्टर की तरह। ठीक है दोस्तों, तब उन्होंने जो नोटिस किया था, उन्होंने देखा था कि 4.2 केल्विन टेम्परेचर के आसपास जो मरकरी थी उसका जो रेजिस्टेंस था वो क्या हो गया, पूरी तरीके से जीरो हो चुका है। क्लियर दोस्तों, तो यहां से जो निकल कर आया, आपका क्या निकल कर आया, सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना निकल कर आया। क्लियर दोस्तों, यहां समझ में आया। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि जो रेजिस्टेंस रहता है वो पूरी तरीके से जीरो हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एक सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है। और जो फिनोमिना रहता है इसी को क्या कहते हैं हम, सुपर कंडक्टिविटी। ये थी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। देखिए, तो यहां हम कह सकते हैं द फिनोमिना ऑफ completely laws of resistivity by metals or alloys when they are cooled below certain temperature। क्या लिखा दोस्तों, द फिनोमिना ऑफ कंप्लीटली लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी बाय मेटल्स और alloys when they are cooled below certain temperature, this is known as super कंडक्टिविटी। ये जो फिनोमिना रहता है ना कि आपका जो मेटल है उसको जैसे हम कूल डाउन करते जाए तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर, एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर उसका जो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो ये जो कहलाता है इसी को क्या हम कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो चुका है, इसी को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। अब यहां होता क्या है, इसको सुपर कंडक्टिविटी नाम क्यों दिया गया। देखिए, आपके पास में कोई मेटल था और मेटल का अगर रेजिस्टेंस ही जीरो हो जाए तब उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो बिल्कुल आसानी से फ्लो हो सकता है। रेजिस्टेंस क्या करता था, आपके करंट के फ्लो में बाधा डालता था, बोल सकते हैं, या रेजिस्ट करता था उसको, इसलिए हमने रेजिस्टेंस नाम दिया था। तो जब रेजिस्टेंस ही नहीं रहा तो उसको विरोध कौन करेगा, वो तो इजीली फ्लो होता रहेगा। तो अगर ये कंडीशन हमारी अचीव हो जाती है सुपर कंडक्टिविटी के लिए तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कैसे, आपने देखा होगा बहुत सारी हाई टेंशन जो लाइन जाती है आपके खेतों के ऊपर से, छतों के ऊपर से, तो वहां पर भी इतना सारा करंट फ्लो होता है और ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो ओम्स लॉ को भी फॉलो नहीं कर रहा होगा वहां पर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या होता है कि जो आपका रेजिस्टेंस रहता है वो टेम्परेचर की वजह से बढ़ भी जाता है। तो रेजिस्टेंस की वजह से हम अपने को जो लॉस होता है, बहुत लॉस होता है करंट का। अगर बाय चांस हम किसी तरीके से सुपर कंडक्टिविटी वाली अचीवमेंट ले ले, ये जो फिनोमिना है अगर इसको अचीव कर ले किसी तरीके से, तो ये जो लॉस है हमारा बहुत अच्छे तरीके से कम हो सकता है। अभी भी हम ऐसे कंप्यूटर्स और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सुपर कंडक्टिविटी की वजह से अच्छा परफॉर्मेंस दे। क्लियर है, बस इसकी थोड़ी सी दिक्कत, प्रॉब्लम यही है कि इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बहुत ही ज्यादा कम चाहिए, और इतना टेम्परेचर कम हम प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि हम इंस्ट्रूमेंट के लिए कर सकते हैं मगर इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए हमारा भी तो कुछ इंटरफेस होना चाहिए ना। इतना अगर ठंडा टेम्परेचर अगर हम कर लेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, तो ये था आपका सुपर कंडक्टिविटी जिसकी हमने डेफिनेशन लिख दी है। अब यहां पर आपने देखा होगा कि द फिनोमिना ऑफ कंप्लीटेड लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी बाय मेटल्स और अलॉयज व्हेन दे आर cooled below certain temperature, this is known as the superconductivity। अभी जो certain temperature मैंने यहाँ लिख रखा है, ये certain temperature कितना, ठीक है, और इस टेम्परेचर को क्या नाम दिया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं this certain temperature at which metals become superconductor is called critical
टेम्परेचर, इसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी आपका मेटल एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर दोस्तों? चलिए, इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हमने डिस्कशन भी कर लिया कि सुपर कंडक्टिविटी हम क्यों अचीव करना चाहते हैं, ताकि हमारा लॉस कम हो। ठीक है दोस्तों, तो सुपर कंडक्टिविटी आपको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम मिजनर्स इफेक्ट की। जैसे कि बोर्ड पे आप देख ही चुके होंगे, मिजनर्स इफेक्ट हमने हेडिंग डाल रखी है, डायग्राम कुछ बना रखा है। हुआ क्या, हमारे पास में जो कंडक्टर था, हमने उस कंडक्टर को रखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कंडक्टर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से पास हो रही है, बट जैसे ही हमने क्या किया, वो जो आपका कंडक्टर था उसका जो टेम्परेचर है हम रिड्यूस करते गए, और इतना रिड्यूस कर दिया कि उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर था, उसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर था, उससे भी कम उसका टेम्परेचर हो गया। तो जैसे ही ये घटना हुई कि उसका जो टेम्परेचर था वो ट्रांजिशन टेम्परेचर से भी कम हुआ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास हो रही थी वो पुल्ड आउट हो गई, यानी कि इसी बाहर की तरफ निकल गई। यानी जो कंडक्टर था उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये फिनोमेना देखा गया, और इसी फिनोमेना को क्या नाम दिया हमने, मिजनर्स इफेक्ट। ये समझ में आया दोस्तों? चलिए, तो बोर्ड पे डेफिनेशन देखो, आप क्या लिखा हुआ है, इफ अ कंडक्टर इज कूल्ड बिलो इट्स ट्रांजिशन टेम्परेचर देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पुल्ड आउट ऑफ द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन यानी कि आपका ये कंडक्टर, जब आपका जो टेम्परेचर था वो ज्यादा था, किससे, ट्रांजिशन के क्रिटिकल टेम्परेचर से, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आराम से इसको पास कर रही थी। मगर जैसे ही टेम्परेचर को हमने क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया या उसके इक्विवेलेंट भी रखा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो ऐसे पुल्ड आउट हो गई, यानी किसी बाहर की तरफ निकल गई। अब इस स्पेसिमेन के अंदर से फील्ड लाइंस नहीं जा रही है, इसके आसपास से घूम के जा रही है। तो ये जो फिनोमेना होता है, इसी को क्या नाम दिया हमने, मिजनर्स इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके, क्या होता है। अब हमें बात करनी है कि रेजिस्टेंस जो रहता है उसका जो कनेक्शन रहता है वो किस टाइप से हम करते हैं। तो इसके लिए आपको दो टाइप के कनेक्शंस पढ़ने हैं। एक जो है आपका है सीरीज कनेक्शन, और जो सेकंड है आपका वो क्या है, पैरेलल कनेक्शन। देखिए दोस्तों, चलिए, तो यहां हम जो पहली बात करेंगे वो बात करेंगे हम सीरीज कनेक्शन की। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्लियर दोस्तों? अब ये होता क्या है, देखिए, यहां पर क्या था, मैंने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है कुछ R1, और इसी को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है मैंने एक और रेजिस्टेंस R2 से। ठीक है, और यहां पर एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं हम R3। अब ये तीनों एक ही लाइन में कनेक्टेड है, तो ये एक ही लाइन में कनेक्टेड है, तो इनको हम कहेंगे एक सीरीज में, और इसी को क्या कहेंगे, सीरीज कनेक्शन। अभी रेजिस्टेंस तो हमने लगा दिए, अब हमने क्या किया, इसके जो दो टर्मिनल्स थे इसको हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया V। ठीक है दोस्तों, अब पोटेंशियल डिफरेंस देने से क्या हुआ, इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करा तो करंट की डायरेक्शन कुछ रहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये करंट फ्लो हुआ इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, यहां पर भी क्या रहेगा, यही करंट फ्लो करेगा, और घूम फिर के वापस यहां करंट आ जाएगा। यानी आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पास में एक पाइप है, ये पाइप यहां से ऐसे जा चुका है, वापस यहां ऐसे जुड़ चुका है। इस पाइप का मैंने पाइप के अंदर से पानी को फ्लो करवाया, तो पानी ऐसे जा रहा है और घूम फिर के वापस यहां आ रहा है। ठीक है, पानी जो है आपका, उसको करंट को अज्यूम करिए। यहां पर मैंने 2 लीटर पानी डाला तो 2 लीटर ही जाएगा, तो यहां पर मैंने आई करंट डाला है, तो सबके अंदर से आई करंट ही जाके वापस इसके आएगा। तो ये जो कनेक्शन आप देख रहे हो, इसी को हम क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज कनेक्शन तो आपको समझ में आया। यहां पर एक और टर्म यूज होने वाली है, वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है, आप सबसे पहले ये समझिए। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने 3 रेजिस्टेंस लगा रखे, इन तीनों रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी यहां पर वर्क कर रही होगी। यानी कि ये जो आपका वायर था, इसका कुछ ना कुछ R1, R2 और R3 की वजह से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा। अगर मैं क्या करूं, ये तीनों रेजिस्टेंस को इसे निकाल लेता हूं, और तीनों को निकालकर अलग रख देता हूं, और तीनों को निकालने के बाद में कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाता हूं जो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे, जितना कि ये तीनों मिलकर कर रहे थे। तो ऐसा जो रेजिस्टेंस रहता है उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
क्लियर है दोस्तों, ये समझ में आया? यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, कि आपके किसी एक आपके पास में कोई कनेक्शन था, उस कनेक्शन में आपने 3 रजिस्टर लगा रखे थे, एक सीरीज के अंदर या फिर पैरेलल में भी लगा रखे हो। तो यदि आप उन तीनों रजिस्टर को निकाल लेते हो और कोई एक ऐसा रजिस्टर लगा देते हो जो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना वो तीनों मिलकर कर रहे थे, तो वैसा जो रजिस्टर होता है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन के आगे। इक्विवेलेंट रजिस्टर आप देख चुके हैं, सीरीज कनेक्शन भी आपने देख लिया है। अब यहां जब हमने नोटिस किया कि जो पोटेंशियल था यहां पर V था, और जो रेजिस्टेंस R1 की हमने बात करी, तो रेजिस्टेंस R1 के पास जो पोटेंशियल था वो कुछ था V1। ये जो R2 था, इसके पास, इसके जो 2 टर्मिनल से इसके पास जो पोटेंशियल था कुछ V2 था, और R3 के पास में जो पोटेंशियल था कुछ V3 था। यानी कि जो पोटेंशियल V था ये 3 पोर्शन में डिवाइड हो चुका है। जैसे यहां गया V1, यहां पर गया V2 और यहां पर गया V3। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे हम बात करते हैं। अब यहां पर हम कह सकते हैं जो करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है वो तो सेम ही करंट है, बट जो पोटेंशियल है वो क्या है, डिफरेंट है। तो यहां पर हमने लगाया क्या, ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। क्या बोलता है ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां हम पहले लिख देते हैं बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। यहां तक क्लियर है दोस्तों? चलिए यहां देखने के बाद में हमने एक चीज नोटिस करी कि यदि हम बात करें फॉर R1, यदि हम R1 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या आता है मेरे पास में, V1 इज इक्वल टू आई R1। फिर हमने देखा V2 के लिए, तो V2 इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, आई R2। फिर हमने देखा V3 के लिए, V3 इज इक्वल टू निकल कर आया हमारे पास में I3। ये जो थे ये तीनों क्या थे, पोटेंशियल डिफरेंस थे हर एक रजिस्टर्स के। क्लियर है दोस्तों? ये दिख रहा है आपको नीचे? हाँ चलिए दिख रहा होगा आपको, ये समझ में आया? हमने क्या किया, ऐसे कनेक्शन को लगाया बाय ओम्स लॉ के थ्रू, V इज इक्वल टू आई आर होता है, और हर इंडिविजुअल रजिस्टर्स के लिए हमने पोटेंशियल को डिफाइन कर लिया। ठीक है, बट वी नो, हमको क्या पता था, बट वी नो दैट द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल A एंड टर्मिनल B, जो पोटेंशियल था टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच में वो कितना था, V था। और ये जो V था ये किसके बराबर था, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ठीक है दोस्तों, ये जो पोटेंशियल हमने इसको V दिया था यही डिवाइड हो गया था, अगर तीनों को जोड़ दूं तो वापस से हमें वही पोटेंशियल मिल जाएगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, चलिए तब V1 की वैल्यू तो हमें पता थी, कितनी थी, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ठीक है, यहां तक हमारा जो गणित था वो सही चल रहा था, मगर यहां पर एक V था। यदि मैं बात करूं जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका जो पोटेंशियल है वो भी V है, और इसका जो पोटेंशियल है वो भी V है, यानी कि ये पोटेंशियल और वो पोटेंशियल दोनों सेम है। अगर मैं बात करता हूं कि जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो था इसके सर्किट में से यदि I करंट फ्लो हो रहा हो तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के आसपास भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के आसपास जो पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा वो कितना रहा होगा, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि R इक्विवेलेंट। तो इस V की जगह हमने क्या रखा, I R इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर I देखा, I तो हमने क्या करा, I को कॉमन निकाला और इस I से I को काट दिया, तो हमारे पास में जो R इक्विवेलेंट निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी यहां से ये चीज हमारे सामने निकल कर आ चुकी है कि यदि आपके पास में बहुत सारे रजिस्टर्स अगर लगे हुए हो और उनका जो कनेक्शन हो वो कैसा कनेक्शन हो, एक सीरीज कनेक्शन हो, तो अगर आप उन सबको हटा के एक ऐसा रजिस्टर लगाते हो जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जैसा वो तीनों मिलकर कर रहे थे, तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी। अगर आपको वो निकालना हो तो आप किस फॉर्मूले का यूज करोगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बट कंडीशन इज दैट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया? तो ये रहता है आपका सीरीज कनेक्शन फॉर द रेजिस्टेंस। क्लियर है? चलिए अब तो हमने बात करी 3 रेजिस्टेंस की। यदि आपके पास में n नंबर ऑफ क्या रहे, रेजिस्टर्स रहे, 4 n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये कहां तक चलेगा, प्लस Rn तक।
यानी कि जितने भी रजिस्टर्स है वो सारे क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे और आपको आर इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा। बस कंडीशन इज दैट सीरीज में कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सीरीज कनेक्शन को आप नोट कर लीजिए, आई होप को समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन की। सेकेंड है हमारा पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, यहां देखिए आपका जो रजिस्टर था उसको आपने कुछ इस टाइप से अरेंज किया। यहां पर एक रेजिस्टेंस था, यहां पर एक रेजिस्टेंस था और यहां पर एक और रेजिस्टेंस हमने लिया है कुछ इस टाइप से। ये जो दो टर्मिनल्स थे, एक था टर्मिनल ए, एक था आपका टर्मिनल बी, और ये दोनों टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया एक पोटेंशियल डिफरेंस V से। ठीक है दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है क्या है R1, यहां पर R2 और यहां पर R3, दे आर कनेक्टेड बाय अ पैरेलल कनेक्शन। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। क्लियर दोस्तों। अब जैसे ही मैंने यहां पर V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो यहां से क्या फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ। अब जैसे ही करंट फ्लो हुआ और जैसे ही इस ए वाले पॉइंट के ऊपर पहुंचा, तो ए वाले पॉइंट के ऊपर पहुंचने की वजह से यहां पर इसको देखिए तीन रास्ते। अब ये एक करंट तीन रास्तों में से कैसे जा सकता था, तो इसने क्या किया, अपने आप को तीन भागों में तोड़ लिया। पहला भाग जो करंट का गया वो R1 में गया और उसको नाम दिया हमने I1। सेकेंड भाग गया करंट का R2 में, उसको नाम दिया हमने I2, और तीसरा भाग जो गया इसका I3 वो गया R3 में से। यानी कि जो करंट था, यानी कि एक पाइप था, ये पाइप जैसे ही ए पॉइंट पे पहुंचा तो इसको तीन पाइप कनेक्टेड में दिखे। जब मैंने इस पाइप में से पानी को फ्लो करवाया तो ए तक तो ये आसानी से गया, और पानी जैसे ही ए पॉइंट पे पहुंचा ये तीन भागों में टूट गया, पहला, दूसरा और तीसरा। ऐसे ही करंट को आप पानी की जगह लीजिए, करंट जैसे ही ए पॉइंट पे ऊपर आया तीन पोर्शन में टूट चुका है। थोड़ा सा करंट R1 के पास गया, थोड़ा सा R2 के पास गया, थोड़ा सा R3 के पास गया, और ये वापस से निकलकर इधर कुछ आ गया होगा यहां पर। ठीक है दोस्तों, बट हमने एक चीज नोटिस करी कि जो पोटेंशियल था R1 के पास में, जो पोटेंशियल था वो भी क्या था, V था। R2 के पास में जो पोटेंशियल था वो भी V था, और R3 के पास में जो पोटेंशियल था वो भी V था। अब ये पोटेंशियल सेम क्यों है, यहां जो बात है वो इस वजह से है कि जो आपका R1 है वो भी कनेक्टेड है A और B से, R2 भी कनेक्टेड है A और B से, और R3 भी कनेक्टेड है A और B से। इसलिए इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या था, सेम था। सीरीज कनेक्शन में क्या हो रहा था कि जो आपका R1 रेजिस्टेंस था, R1 रेजिस्टेंस जो था इसका एक टर्मिनल A से कनेक्टेड था, ठीक है, और जो R2 रजिस्टर था उसका जो टर्मिनल था वो किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड था, और ये वाला भी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड था, और जो आपका R3 रेजिस्टेंस था उसका जो लास्ट था वो B से कनेक्टेड था। तो यहां पर जो कनेक्शंस थे वो पोटेंशियल के अकॉर्डिंग डिफरेंट थे, इसलिए जो था पोटेंशियल इसका अलग था, इसका अलग था और उसका अलग था। मगर यहां पर आप देख सकते हो ये जो तीनों रजिस्टर है वो एक पॉइंट A से कनेक्टेड है, और ये इसका इनका जो दूसरा पॉइंट है वो B से कनेक्टेड है। इस वजह से इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसको हटाते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि जो पैरेलल कनेक्शन में आपके रजिस्टर्स लगे हुए थे, अगर मैं तीनों रजिस्टर्स को ऐसे निकाल लेता हूं, निकालने के बाद में क्या करता हूं, साइड में रखता हूं और तीनों को हटा के एक ऐसा रजिस्टर लगा दूं जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जैसा कि ये तीनों मिलकर कर रहे थे, तो वो होगा अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया, यहां पर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दिया, यानी कि R इक्विवेलेंट, और वही हमने क्या करा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इसको भी दिया, तो इसके अंदर से भी क्या करंट फ्लो हुआ होगा, I करंट फ्लो हुआ होगा। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आपका, दैट विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज द कॉम्बिनेशन ऑफ R1 R2 एंड R3 प्रोड्यूसेस। ये समझ में आया दोस्तों, इन तीनों की वजह से जो इफेक्ट मिल रहा था हमको पैरेलल कनेक्शन में, वही इफेक्ट कौन दे रहा है हमको, R इक्विवेलेंट दे रहा है। यहां तक क्लियर है। चलिए यहां हम कह सकते हैं, लेट consider I1, I2, I3 are the currents in register R1, R2 and R3. The potential difference is same for all the resistors because they are connected with same terminal.
टर्मिनल ए एंड बी, ठीक है। देन वी कैन से I is equal to I1 plus I2 plus I3। यहां तक समझ में आया? ये जो करंट था यही डिवाइड हुआ था I1, I2 और I3 में, तो क्या मैं लिख सकता हूं कैपिटल I is equal to I1 plus I2 plus I3। फिर हमको पता है बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V is equal to IR, तो यहां हम लिख सकते हैं V is equal to IR। क्लियर दोस्तों? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं I is equal to V by R? Yes, we can write this। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। So for रजिस्टर R1 रजिस्टर की अगर हम बात करें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं I1 is equal to V by R1। for R2 की यदि हम बात करें तो I2 is equal to क्या हो जाएगा V by R2। ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी, I3 की, तो I3 is equal to क्या हो जाएगा V by I3। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर दोस्तों? ये समझ में आया? हमने क्या किया, करंट को सबसे पहले लिखा I is equal to I1 plus I2 plus I3, फिर हमने ओम्स लॉ लगाया। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर 1 में करंट था उसकी वैल्यू हमने निकाली V अपॉन R1, 2 की निकाली और 3 की निकाली, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे डिस्कशन करते हैं क्योंकि मुझे बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए दोस्तों, नोट कर लिया होगा। अब यहां पर देखिए, इस पोर्शन में देखिए, बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, जितने भी वैल्यूज उनको पुट करेंगे। इक्वेशन 1 के अंदर यदि हम I इज इक्वल टू क्या दे रखा है, I1 प्लस I2 प्लस I3, पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो I को तो I रखते हैं। I1 कितना दे रखा है हमको, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब यहां पर हमको क्या लेना है कि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, इसके पास भी पोटेंशियल था और यहाँ का जो पोटेंशियल था वो क्या था, सेम था। तो वी कैन से जो हमारा R इक्विवेलेंट रहेगा, जो R इक्विवेलेंट रहेगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, V बाय I के। या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपका I रहेगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, V बाय R इक्विवेलेंट के। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, द वैल्यू ऑफ I बाय R इक्विवेलेंट इज, वैल्यू रख दीजिए, क्या थी आपकी वैल्यू, I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट। तो जैसे आप वैल्यू रखेंगे किसकी, तो यहां क्या जाएगा V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए V और V को कॉमन लीजिए, इस V से V को काट दीजिए, तो आपके पास में क्या बचेगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ठीक है दोस्तों, so this is the formula for the parallel connection of resistors। यानी कि आपके रेजिस्टर्स अगर पैरेलल कनेक्शन में हो और वो जितने भी पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टर्स हो उनको हटा के आप एक ऐसा रेजिस्टर लगाते हो जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जैसा वो सारे मिलके कर रहे थे, तो वो कितना अमाउंट का रजिस्टर लगा है वो फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका क्या, पैरेलल कनेक्शन, और हमने देख लिया सीरीज कनेक्शन। अब यदि हम बात करें फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, देन 1 अपॉन जो R इक्विवेलेंट रहेगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ये कहां तक जाएगा, 1 अपॉन Rn तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। तो ये हमने जो बात करी ये किस चीज की बात करी है, पैरेलल कनेक्शन से रिलेटेड। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आप इसको इतना सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे बोर्ड के ऊपर। दो रजिस्टर थे जिनकी जो वैल्यूज थी वो 2R और 2R थी। एक बार उनको हमने कनेक्ट किया बाय द हेल्प ऑफ सीरीज कनेक्शन, और एक बार हमने कनेक्ट किया बाय द हेल्प ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो जैसे ही हमने उनको सीरीज कनेक्शन में जैसे हमने कनेक्ट किया, तो ये कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं टर्मिनल ए और बी के बीच में, यानी कि टोटल कितना रेजिस्टेंस ये दोनों की वजह से यहां पर आ रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। यानी कि हमको फाइंड आउट करना है आर इक्विवेलेंट। क्या होता है आर इक्विवेलेंट, दोनों को हटा के एक ऐसा रजिस्टर लगा दो जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जैसा दोनों मिलके कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो फॉर सीरीज कनेक्शन,
सीरीज कनेक्शन के लिए हमको पता है जो आर इक्विवेलेंट रहता है वो क्या रहता है हमारा R1 प्लस R2। R1 आपको दे रखा है कितना 2R और R2 भी आपको दे रखा है कितना 2R। सो पुट द वैल्यू। सो यहां से आपको जो R इक्विवेलेंट निकल कर आएगा कितना निकल कर आएगा 2R प्लस 2R। दैट मीन्स R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4R। क्लियर है? यानी कि ये दोनों 2R और 2R अगर सीरीज कनेक्शन में है तो ये दोनों मिलके ऐसा बिहेव करेंगे कि यहां पर एक 4R का कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये समझ में आया दोस्तों? चलिए, यानी कि जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है आपके पास में कितनी 4R। अगर ये पैरेलल कनेक्शन में हो तो क्या इफेक्ट देंगे, चलिए देखते हैं। तो 4 पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन की हम बात करते हैं तो हमारा जो R इक्विवेलेंट निकल कर आया था वो कैसा निकल कर आया था 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 देन वी गेट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R। एलसीएम लिया मैंने यहां पर, तो एलसीएम मेरे पास में कितना आया 2R और यहां कितना बचेगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास में निकल कर आया यहां पर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R। जैसे ही मैंने इसको फर्दर सोल्व किया तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू मुझे पता चली वो कितनी R है। यानी कि अगर 2R और 2R रेजिस्टेंस अगर मैंने पैरेलली कनेक्ट कर रखे तो दे विल प्रोड्यूस द इफेक्ट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू R। यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के अगर मैं कोई एक R अमाउंट को रेजिस्टेंस अगर लगा दूं तो उसका जो इफेक्ट रहेगा ना वो उतना ही रहेगा जितना इन दोनों की वजह से था। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ हमने देख लिया है कि किस टाइप से हम यूज करते हैं सीरीज कनेक्शन का और पैरेलल कनेक्शन का, ताकि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, और भी हम क्वेश्चंस करेंगे ऐसे। सो चलिए, आज का जो लेक्चर रहता है हम यहीं पर उसको समाप्त करते हैं। आई होप आपको जो लेक्चर है पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन डायरेक्ट मैसेज अस। ठीक है, यू कैन फाइंड आउट आवर लिंक बिलो द डिस्क्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम कल से डिसाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।